ब्रेकिंग न्यूज आ रही है फ्रांस से। पुलिस की गोली से 17 साल के एक लड़के की मौत के चौथे दिन सरकार ने पूरे के पूरे फ्रांस में 9 बजे तक बस और ट्रैम जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि वहां के शहरों में हिंसा और भड़क गई है। राजधानी पेरिस तो मानो पूरी तरह आग में जल रही है। पेरिस में 3 दिन पहले पुलिस की गोली से मारे गए उस लड़के के परिवार का साथ देने और पुलिस के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इस दौरान वो लोग न सिर्फ आगजनी कर रहे हैं, बल्कि पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में जमकर उत्पात मचाया। कई शॉपिंग मॉल और बैंक लूट लिए गए। कुछ जगहों पर पुलिस के हथियारों पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। और यह पूरा बवाल 17 साल के अल्जीरियाई मूल के उस लड़के की मौत पर हुआ जिसे 3 दिन पहले पुलिस ने गोली मार दी थी। इस घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जो बाद में बहुत बड़ी हिंसा में बदल गया। और उस नाबालिग को इंसाफ दिलाने के लिए फ्रांस के कई शहरों में आग लगा दी गई। सबसे ज्यादा बवाल राजधानी पेरिस में देखने को मिला, जहां दिन भर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होती रहीं। पुलिस वाले एक जगह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते तो वो दूसरी जगह जाकर पत्थरबाजी शुरू कर देते। आंसू गैस के कई गोले दागने पर भी वो सड़कों से नहीं हटे। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी। इसके साथ ही कई दुकानों और दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिससे पूरे शहर में धुआं फैल गया। बड़ी बड़ी क्रेन को भी हंगामा कर रहे लोगों ने फूंक डाला। और गुस्साए लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की शांति बनाए रखने की अपील को भी नहीं माना। एक दिन पहले इमैनुअल मैक्रों ने गोली मारने की घटना को गलत बताया और इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक कर कई अहम फैसले भी लिए। लेकिन उनकी इस अपील के अगले दिन भी फ्रांस में बवाल नहीं थमा। लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा पुलिस पर दिखाई दिया। पेरिस में तो कुछ महिलाएं मिलकर एक पुलिस वाले पर ही टूट पड़ी। ये देखकर उसका साथी उसे बचाने पहुंचा, लेकिन हाथापाई कर रही महिलाओं ने उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ने लगी, जिस पर उनका पारा और चढ़ गया। गुस्से से तमतमाई उन महिलाओं को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, लेकिन इस पर भी वो शांत नहीं हुई। तभी उनका साथ देने कई और प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए और फिर उन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और इससे भी जब प्रदर्शनकारियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने कई इमारतों में भी आग लगा दी। इसकी वजह से दमकल कर्मियों को लगातार आग बुझाने के काम में जुटना पड़ा। और इस हंगामे के दौरान कुछ लोगों को तोड़फोड़ और लूटपाट का भी मौका मिल गया। पेरिस के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि प्रदर्शन के बीच कुछ लोग दौड़ते हुए एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हो गए। ये देखकर वहां चीख पुकार मच गई। इसके बाद तो उस शॉपिंग मॉल की तस्वीर ही बदल गई। चारों तरफ चीजें बिखरी नजर आईं, जिससे जो मिला वो वहां से लूट कर जा चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर पेरिस के एक दूसरे इलाके से सामने आई। वहां कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों से हथियार लूटते दिखाई दिए। इसके बाद जब उन लोगों ने पुलिस वालों को देखा तो वो दौड़कर वहां से भाग गए। इसी तरह पेरिस के कुछ बैंकों को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ ही कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पेरिस के कई इलाकों में सड़कों को जैम करने की भी कोशिश की। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। और एक इलाके में सड़क के बीचों बीच एक बस को खड़ा कर उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते वो बस आग के गोले में बदल गई। इसके अलावा भी कई सड़कों पर आगजनी कर उन्हें जैम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते दिखाई दिए। वहीं एक दूसरे इलाके में भी बस डिपो को निशाना बनाया गया। वहां भी कुछ बसें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। इस बीच पेरिस में पुलिस की गोली से मारे गए लड़के की मां ने मशाल यात्रा निकाली। उनका साथ देने के लिए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने पोस्टरों और बैनरों के जरिए पुलिस की कार्रवाई पर अपना विरोध जताया। और 17 साल के लड़के की मौत के बाद से सुलग रहे फ्रांस में हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने 700 लोगों को हिरासत में ले लिया। ज्यादातर जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को ही निशाना बनाया। और फ्रांस के मीडिया का दावा है कि इन झड़पों में करीब 250 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही फ्रांस के अलग अलग शहरों से करीब 700 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन पर हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। इस बीच फ्रांस में हिंसा की वजह से बिगड़ते हालात पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फिर अपने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के बाद राजधानी पेरिस समेत सभी शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। शांति बनाए रखने के लिए 50,000 पुलिसकर्मी फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिए गए। इसके साथ ही दंगा भड़काने वालों पर सख्त एक्शन लेने के भी निर्देश दिए गए। वहीं फ्रांस में जिस लड़के की मौत पर दंगे शुरू हुए वो अल्जीरियाई मूल के मुस्लिम परिवार का बताया जा रहा है। इसीलिए इस घटना के बाद वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इस घटना को फ्रांस में लंबे वक्त से पनप रहे धार्मिक असंतोष से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कई बार वहां दंगे हो चुके हैं, जिनमें एक पक्ष मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहे हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, जब एक मुस्लिम लड़के की मौत के बाद वहां आग लग गई। इसकी वजह फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता से जुड़े कानूनों को माना जाता है। फ्रांस की आबादी करीब 7 करोड़ है, जिसमें 50 लाख मुस्लिम आबादी होने का अनुमान है। ये दूसरे नंबर पर वहां की सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता भारत जैसी नहीं है। वहां न तो किसी सिख को पगड़ी रखने का अधिकार है, न किसी मुस्लिम को टोपी पहनने का। मतलब सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नागरिक में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि फ्रांस में उनके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं होता।
माना जा रहा है कि मुस्लिम लड़के की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद लोगों का वही गुस्सा भड़क गया। और इस बीच फ्रांस के पेरिस में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ओलंपिक्स ट्रेनिंग सेंटर को भी आग लगा दी। 3 दिन पहले पुलिस की गोली का शिकार हुए लड़के की मौत के बाद वहां हिंसा का दौर जारी है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोगों से शांति की अपील भी की। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पेरिस के ओलंपिक्स ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया और उसमें आग लगा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग की कई फीट ऊंची लपटें उठती दिखी। साथ ही रात के अंधेरे के बीच आग के साथ तेज धमाकों की आवाज भी गूंजने लगी, जिसकी वजह से इलाके में दहशत फैल गई। 3 दिन पहले पेरिस में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक 17 साल के लड़के को गोली मार दी थी, जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इस बीच बताया गया कि जिस पुलिसकर्मी की गोली से नाबालिग की मौत हुई, उसने मरने वाले लड़के के परिवार से माफी मांग ली। वो पुलिसकर्मी हिरासत में है और उसके वकील ने बताया कि जब वो पुलिसकर्मी से मिला तो उसका पहला और आखिरी शब्द सॉरी था। वकील ने यह भी जानकारी दी कि वो पुलिसकर्मी 17 साल के उस लड़के को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि 3 दिन पहले उसके गोली मारने से ही उस नाबालिग की मौत हो गई थी। हुआ यह था कि 2 पुलिस वाले नाबालिग की कार को रोककर उससे कुछ बात कर रहे थे। नाबालिग ही गाड़ी चला रहा था। उस घटना के वीडियो में एक पुलिस वाला उस नाबालिग पर पिस्तौल ताने हुए भी नजर आया था। इसी दौरान नाबालिग ने गाड़ी भगा दी थी और पुलिस वाले ने गोली चला दी थी, जिससे उस लड़के की सड़क पर ही मौत हो गई थी। और इसी बात पर फ्रांस में लोग भड़के हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि पुलिस को गोली चलाने की जरूरत क्या थी। पुलिस का दावा है कि कार चला रहे उस लड़के को चेकिंग के लिए रोका गया था, मगर वो नहीं माना और उसने अपनी कार दौड़ा दी। फ्रांस में इसके लिए 2 साल की जेल और जुर्माना लगाने का प्रावधान है, मगर पेरिस में पुलिस ने उस नाबालिग की जान ही ले ली। यही वजह है कि फ्रांस में प्रदर्शनकारी आग बबूला हैं और पुलिस ने आखिर किस कानून के तहत 17 साल के उस लड़के को गोली मारी। क्योंकि फ्रांस का कानून पुलिस को हक देता है कि वो किसी भी वक्त किसी भी गाड़ी और उसके ड्राइवर के डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए उसे रोक सकती है। लेकिन पुलिस गन कुछ खास स्थितियों में ही चला सकती है, जैसे जब या तो पुलिस या फिर किसी दूसरे शख्स की जिंदगी या सुरक्षा खतरे में हो, या फिर पुलिस की सुरक्षा में मौजूद किसी शख्स या जगह पर ही हमला हो जाए। एक और स्थिति में फ्रांस की पुलिस गन का इस्तेमाल कर सकती है, वो तब जब पुलिस किसी ऐसी गाड़ी को न रोक पाए जिसका ड्राइवर ऑर्डर करने के बाद भी न रुके और उस गाड़ी में सवार बाकी लोगों से किसी की भी जान को खतरा हो। इसके अलावा फ्रांस में पुलिस तब भी गोली चला सकती है जब ऐसा करके किसी की हत्या होने से रोकी जा सके। उधर फ्रांस में सड़कों पर मचे बवाल के बीच वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी पत्नी के साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में थिरकते नजर आए, जिसका वीडियो सामने आने के बाद मैक्रों अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। क्योंकि फ्रांस इस वक्त भयंकर हिंसक घटनाओं की आग में झुलस रहा है। पेरिस में 17 साल के नाबालिग को गोली मारने की घटना के बाद से ही वहां लोगों ने सड़कों पर कोहराम मचा रखा है। कई शहरों में दंगे भड़क चुके हैं। लेकिन इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंच गए, जिसका वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में मैक्रों अपनी पत्नी के साथ म्यूजिक पर थिरकते नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद मैक्रों अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। फ्रांस में विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति देश में हो रहे दंगों से निपटने के बजाय मौज मस्ती करने में व्यस्त हैं। और बड़ी खबर आ रही है, देश में पड़ रही आसमानी आफत से जुड़ी। देश के 20 से ज्यादा राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया। बारिश के बाद कई राज्यों में बाढ़ का कोहराम दिखा। नदियां उफान पर हैं तो कई जगह नदियों पर बने बांध ओवरफ्लो हो गए। गुजरात के 10 जिलों में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बीते 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। असम में बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं और 93 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए। लेकिन बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा तबाही गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में देखने को मिली, जहां बाढ़ के पानी ने तांडव मचा दिया। भारी बारिश की वजह से सरस्वती नदी में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया कि वो किनारों को तोड़कर बहने लगी और किनारे पर बने प्राची तीर्थ स्थल को अपनी चपेट में ले लिया। सरस्वती नदी का शोर करता पानी वहां से इस कदर बह रहा था, लगा जैसे सुनामी आ गई हो। प्राची तीर्थ स्थल पर बने मंदिर भी पानी में डूबे नजर आए। मंदिर के बाहर तीर्थ यात्रियों के बैठने के लिए बनी जगह तो पूरी तरह से पानी में डूब गई। बाढ़ की वजह से सरस्वती नदी के पानी ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद सरस्वती नदी ने रौद्र रूप दिखाया तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी के आसपास न जाने की अपील की गई। साथ ही निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। वहीं गुजरात के जूनागढ़ में भी बीते 2 दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि कालवा नदी का जलस्तर बढ़ गया और उस पर बना विलिंगडन डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में भयानक बाढ़ आ गई। लोगों के घर, खेत, सड़कें पानी में डूबी नजर आई और चारों तरफ सैलाब का सितम दिखने लगा। जलस्तर बढ़ने की वजह से कालवा नदी का पानी विलिंगडन डैम के ऊपर से झरने की तरह गिरने लगा। बांध से गिरते नदी के पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लगा वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों को बहा ले जाएगा। विलिंगडन डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से कई इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई। पानी लोगों के घरों में कोने कोने तक भर गया।
घरों में रखा सामान पानी में डूबा नजर आया। बाढ़ के पानी ने घर के कमरों को तालाब बना दिया। विलिंगडन डैम के निचले इलाकों में रह रहे लोगों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी। आसमान से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी थी, तो बांध से आए पानी ने उनकी सांसें अटका दी। इस बीच गुजरात के भावनगर में उफनती नदी पार करते वक्त एक परिवार तेज धार में फंस गया। बारिश के बाद भमरिया नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक आदमी ने 2 महिलाओं के साथ पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार पानी की धार में वो बुरी तरह फंस गया। पुल पार करते वक्त उसकी मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर बंद हो गई, जिसके बाद वो नदी की तरफ बहने लगा। इस दौरान उसके साथ मौजूद दोनों महिलाएं लहरों से बचने और मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन नदी के पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक वक्त तो लगा कि तीनों मोटरसाइकिल समेत नदी में समा जाएंगे। लेकिन उसी वक्त मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ एक शख्स वहां पहुंचा और तीनों को सुरक्षित बचाकर पानी के बाहर किया। वहीं गुजरात पर यह आसमानी आफत जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि बीते 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां कई जिलों में पहले ही कोहराम मचा दिया और बाढ़ की वजह से गुजरात के कई जिलों में सड़कें दरिया बन गईं। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में तो सड़क पर बहते पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लगा कि वहां से कोई तेज धार नदी बह रही हो। मौसम विभाग ने गुजरात के डांग, वलसाड, तापी, सौराष्ट्र, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट और जूनागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जबकि बीते 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियों से मटमैला पानी नीचे आने लगा। भारी बारिश की वजह से वहां चारों तरफ बाढ़ आ गई। उधर गुजरात के नवसारी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद वो कार अंडरपास से गुजर रही थी, लेकिन अंडरपास में पानी भरा होने की वजह से कार का इंजन बंद हो गया और वो वहीं फंस गई, जिसकी वजह से कार में सवार चारों लोग फंस गए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मचारी पहुंच गए, जिसके बाद रस्सी का एक छोर कार में बांधा गया और दूसरा छोर एक ट्रक में बांधा गया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि कार ड्राइवर ने अंडरपास में पानी भरा होने के बाद भी उसे पार करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कार वहां फंस गई। इस बीच गुजरात के कच्छ जिले से बाढ़ का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब के बीच एक गाड़ी फंसी नजर आई, जिसमें 9 लोग सवार थे। उन्हें बचाने के लिए ट्रक के जरिए राहत और बचाव का अभियान चलाया गया, लेकिन इस दौरान वहां काफी दहशत का माहौल दिखा, क्योंकि उस गाड़ी के चारों तरफ लहरें उमड़ती दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी ही देर में वो गाड़ी नदी में समा जाएगी, क्योंकि गाड़ी के चारों तरफ बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था और उसमें सवार लोगों के पास कोई चारा भी नहीं दिख रहा था। बाद में इन लोगों को बचाने के लिए ट्रक को भेजा गया, जिसके बाद लोगों को बचा लिया गया। बताया गया कि नदी पार करते समय पुल के ऊपर से पानी बहने लगा था, जिसमें ये गाड़ी फंस गई थी। उधर गुजरात के सूरत शहर में भी बारिश की वजह से जूनागढ़ जैसी तबाही दिखी। मूसलाधार बारिश की वजह से एक स्कूल पानी में डूब गया, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्कूल में बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर गया था। स्कूल के अंदर पानी भर जाने से बच्चे गेट के बाहर सड़क पर खड़े दिखे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर लौट गए। हालात ऐसे हो गए कि स्कूल में पढ़ाई तो दूर, खड़े रहना मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से स्कूल प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक सूरत शहर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन बीते 2 दिन से हो रही बारिश ने सूरत शहर की सूरत बिगाड़ दी। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग फंसे नजर आए। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों को अलर्ट रहने और हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए, क्योंकि सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है और अगले 3 दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। इस बीच गुजरात के जैतपुर में भारी बारिश ने कहर मचा दिया। आसमान से बरसी आफत की वजह से नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसके बाद उन्हें पार करने के लिए लोग जान की बाजी लगाते नजर आए। और वो लोग इतना खतरा मोल लेते दिखे कि जरा सी चूक उन्हें सैलाब का शिकार बना देती। जैतपुर से आए एक वीडियो में उफनती लहरों के बीच कुछ लोग पुल पार करते दिखाई दिए। इन वीडियो में बीच में वो लोग दिखे और उनके दोनों तरफ मटमैला पानी उफान मारता नजर आया। वीडियो में वहां ऐसा सैलाब दिखा कि कुछ गाड़ियां उस नदी पर बने पुल को पार करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई, जबकि 1-2 लोगों ने तो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पैदल ही पार किया। इस दौरान वो लोग अपने जूते और अपनी चप्पलों को हाथ में लेकर धीरे धीरे उफनती नदी को पार करते दिखे। उधर गुजरात के बोटाद जिले में मूसलाधार बारिश के बीच एक मंदिर सैलाब की चपेट में आ गया। वहां कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और इसी बीच बारिश का पानी गदाधर खोडियार मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। वहां ऊंचाई वाले इलाकों से लगातार पानी आता रहा, जिसकी वजह से मंदिर के नजदीक झरने जैसा नजारा देखने को मिला। पानी की उफनती धार ने मंदिर को भी अपनी चपेट में ले लिया और उसकी सीढ़ियां पानी में डूब गईं, जिसके बाद वहां श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई। कुछ दिन पहले आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर गुजरात के बोटाद और उसके आसपास के जिलों में भी देखने को मिला था, लेकिन मानसून की बारिश ने वहां लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। इस बीच भारी बारिश के बाद गुजरात के कई शहरों के निचले इलाके पानी में डूब गए। मौसम विभाग ने वहां के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया। पिछले कई दिनों से वहां लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई।
क्योंकि वहां की सड़कें बारिश के पानी से डूब गईं, जिससे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वलसाड जिले के एक अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि उसे पार करने की कोशिश में कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद हालात को देखते हुए वलसाड प्रशासन ने शहर की 9 सड़कों को बंद कर दिया। वहीं वलसाड जिले में कई और जगहों पर बाढ़ का कहर दिखा। कई सड़कों के डूब जाने से वहां के गांवों के बीच संपर्क टूट गया। कुछ इसी तरह के हालात जामनगर में भी देखने को मिले। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां के कई इलाके तालाब की तरह नजर आने लगे और लोग घरों में कैद दिखे। जल भराव की वजह से पूरे इलाके में हर तरफ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। वहीं गुजरात के राजकोट में आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि कई इलाके डूब गए। वहां रात भर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। राजकोट से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जामकंडोरना इलाके में सैलाब बहता नजर आया। बारिश का पानी कई फीट तक भर गया, जिसकी वजह से गलियों में खड़ी गाड़ियां भी डूब गई। तस्वीरों में वहां खड़ी सफेद रंग की एक कार दिखाई दी, जिसकी सिर्फ छत ही पानी के ऊपर नजर आई। बताया गया कि वहां रात को इतनी ज्यादा बारिश हुई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। घरों में अचानक पानी भरने की वजह से लोगों को अपना सामान वहीं छोड़ना पड़ा और जान बचाने के लिए छतों पर पनाह लेनी पड़ी। इधर गुजरात के कच्छ में बिपरजॉय तूफान के बाद मानसून ने जमकर तबाही मचाई। वहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि कच्छ के लोग अभी बिपरजॉय तूफान के कहर से उबर नहीं पाए थे कि मानसून ने दस्तक दे दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई घरों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उन घरों में रखा सामान भीग गया। वहीं कच्छ के एक दूसरे इलाके का हाल भी बारिश की वजह से ऐसा ही दिखा। वहाँ के एक स्कूल में कमर के ऊपर तक पानी भरने से वहाँ रखी किताबें भीगी हुई दिखाई दी। उधर गुजरात में भारी बारिश के बाद गिर सोमनाथ का द्रोणेश्वर बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को बांध के पास न जाने की चेतावनी जारी की। क्योंकि गुजरात में जारी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई और अब गिर सोमनाथ का द्रोणेश्वर बांध भी ओवरफ्लो हो गया। लगातार बारिश की वजह से बांध में कई फीट पानी बढ़ गया, जिससे गुजरात की मचुंदरी नदी में बाढ़ आ गई, जिससे आसपास के निचले इलाके पानी में डूब गए और कई गांवों से संपर्क पूरी तरह टूट गया। प्रशासन ने नदी के आसपास और निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया और इस बांध से दूर रहने की चेतावनी जारी की। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। वहां पानी के तेज बहाव में 2 इलाकों को जोड़ने वाली एक पुलिया बह गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिया के ऊपर से पानी बहता दिखा। इस बीच उस पुलिया पर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए जो सैलाब के बीच फंसे हुए थे। बताया गया कि यह पुलिया 50 साल पुरानी थी, जो सैलाब के प्रहार को सह नहीं पाई और टूट गई, जिससे कई गांवों के बीच का संपर्क टूट गया और लोगों को अब 8 से 10 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करके दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बारिश का कहर जारी है। इस दौरान सबसे ज्यादा 8 इंच बारिश जिले के रतलाम ब्लॉक में दर्ज की गई, जिससे वहाँ जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में तो इतनी तेज बारिश हुई कि बीना नदी के उफान पर आ गई, जिसे पार करना एक पिकअप वैन को महंगा पड़ गया। उस गाड़ी के ड्राइवर ने जैसे ही नदी को पार करने की कोशिश की, वो सैलाब की चपेट में आ गया और देखते देखते नदी की धार के साथ बहने लगा, जिसके बाद उसमें मौजूद ड्राइवर समेत एक आदमी ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वो भारी भरकम गाड़ी पानी की धार के आगे बेबस दिखाई दी। हालांकि इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस गाड़ी के अगले हिस्से में एक रस्सी बांधी और उसका दूसरा छोर एक ट्रैक्टर में बांधकर उसे बाहर खींचा, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उन लोगों को काफी पसीना बहाना पड़ा। इसके बाद हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई और करीब 6 घंटे तक चली मशक्कत के बाद उस गाड़ी को बीना नदी से निकाला जा सका। और सागर जैसा ही हाल मध्य प्रदेश के कटनी में भी देखने को मिला। वहां तो जोरदार बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई, जिसके बाद वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के रूट बदलने पड़ गए, क्योंकि तेज बारिश के बाद मिट्टी खिसकने से रेल की पटरियां जमीन में धंस गईं। हालात इतने बुरे हो गए कि जमीन और पटरियों के बीच फर्क ही नहीं बचा। वहीं रेलवे ट्रैक पर इतना पानी जमा हो गया कि वहां खड़े हो पाना तक मुश्किल हो गया, जिसके बाद पहले तो खुदाई करने वाली मशीन की मदद से वहां से पानी निकाला गया। इसके बाद रेलवे की टीम ने पटरियों की मरम्मत की। तलैया स्टेशन के पास डाउन ट्रैक की मिट्टी बह गई थी। इस दौरान कई ट्रेनों के रूट बदले गए, वहीं कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची। इस बीच मौसम विभाग की एक चेतावनी ने मध्य प्रदेश की चिंता बढ़ा दी। अनुमान जताया गया कि मध्य प्रदेश में इतनी बारिश हो सकती है कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया और यह अनुमान जताया कि इस साल मध्य प्रदेश में बारिश सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम में भारी बारिश की चेतावनी दी। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि मूसलाधार बारिश का यह दौर अगले 3-4 दिनों के लिए थम भी सकता है, लेकिन इसके बाद दोबारा आफत की बारिश होगी। जबकि मध्य प्रदेश में अभी से बारिश की वजह से कई शहरों की हालत खराब हो चुकी है। वहां कई जगहों पर नर्मदा नदी उफान पर है। वहीं लगातार होती बारिश का असर ट्रेनों और सड़कों से सफर करने वाले लोगों पर भी पड़ा है।
उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि एक सरकारी दफ्तर में आने जाने के लिए कर्मचारियों को नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उस सरकारी दफ्तर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बारिश का ये पानी वहां काम करने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि किसी तरह नाव के सहारे वो दफ्तर तक तो पहुंच गए, लेकिन अंदर पानी भरा होने की वजह से वहां काम करना मुसीबत लगने लगा। बारिश का पानी दफ्तर में रखी कुर्सियों और टेबलों के नीचे तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां बैठना भी मुश्किल नजर आने लगा। पिछले कई दिनों की बारिश ने छतरपुर जिले की हालत बिगाड़ कर रख दी है। वहां नदियों और नालों में आए उफान ने कई पुलों को तोड़ दिया और पानी के तेज बहाव में कई सड़कें बह गई, जिसकी वजह से उन पर आने जाने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। इस बीच राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश आफत बनकर बरसी, जिसकी वजह से कई इलाके सैलाब में समा गए और उन इलाकों से गुजरने वाली गाड़ियां लहरों में बहती नजर आईं, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर खौफनाक लहरें बहती दिखी। ऐसा लगा मानो उफनता सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। बाड़मेर के चौटन इलाके में तो सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिसमें वहां से गुजरते एक स्कूटर पर सवार 2 लोग फंस गए। दोनों लोग काफी देर तक स्कूटर को ताकतवर लहरों से बचाते दिखे, लेकिन स्कूटर के साथ दोनों लोग भी बहने लगे। साथ ही वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ी भी पानी की तेज धार का सामना करती दिखी। राजस्थान के बाड़मेर समेत दूसरे इलाकों में लगातार भारी बारिश हुई, जिसने वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं बिहार के रोहतास में लगातार हो रही बारिश की वजह से सोन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जहां नदी के बीचों बीच 30 से ज्यादा ट्रक फंस गए, जो सोन नदी से रेत निकालने के काम में जुटे थे। वहां से सामने आए एक वीडियो में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया और उस पानी के बीचों बीच कई ट्रक खड़े नजर आए। एक ट्रक का अगला हिस्सा तो पानी में पूरी तरह डूबा दिखा। बताया गया कि रोहतास जिले में सोन नदी से रेत निकालने का काम चल रहा था, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागे। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से सोन नदी का जलस्तर बढ़ा। इधर भारी बारिश से बिहार की राजधानी पटना पानी पानी हो गई। चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसमें कई इलाके पूरी तरह डूब गए। लगातार बारिश होने से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि पटना में लगातार कई घंटों तक भारी बारिश हुई, जिससे सभी इलाकों में पानी भर गया। लेकिन हैरानी तब हुई जब पटना के वीआईपी इलाकों में भी बारिश के पानी ने कहर ढा दिया। राज्य के कई मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के घर भी पानी में डूब गए। उनके निकलने वाले रास्तों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां नहीं निकल सकी। वहां पैदल चलने में भी लोगों को काफी परेशानी हुई। इसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम की टीम उन इलाकों में पहुंच गई, जिसके बाद पंप के जरिए पानी को निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन इसमें कई घंटों का वक्त लग गया, क्योंकि इस दौरान भी वहां बारिश होती रही, जिससे नगर निगम की टीम की परेशानी बढ़ गई। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 33 जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया। यही नहीं, बारिश के साथ कुछ जगहों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया और इस आफत को देखते हुए लोगों से बाहर न निकलने की अपील की गई। जबकि मानसून की पहली बारिश से पटना समेत बिहार के कई जिलों में हाहाकार मच गया। पटना में कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसमें गाड़ियों के पहिए डूब गए। इन हालात में लोगों ने काफी संभल कर गाड़ी चलाई, क्योंकि सड़कों पर पानी भरने से गड्ढों का पता लगा पाना मुश्किल हो गया। पैदल चलने वालों को तो और भी परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच मौसम विभाग के नए अनुमान ने लोगों को और डरा दिया। पूर्वानुमान है, उसमें यह कहा गया है कि बिहार के कई हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया समेत बिहार के 33 जिलों में 3 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। उधर मानसून की पहली ही बारिश में पटना के कई इलाकों में सड़कें धंस गई। मानसून के पहुंचते ही पटना में कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई और भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से कई गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक कार अपनी बाईं तरफ बने गड्ढे में फंस गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर उसे धक्का देने की कोशिश की ताकि वो गड्ढे से बाहर निकल सके। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने उसे थोड़ा पीछे किया, तब जाकर वो गाड़ी उस गड्ढे से निकल सकी। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी सड़कें धंसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसी मुसीबत का सामना वीआईपी इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी किया। जहां राज्य के मंत्री, विधायक, जज और अधिकारियों के घर हैं, वहां भी कुछ जगहों पर बारिश की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए। हालांकि बारिश रुकते ही उन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया। और सिर्फ पटना ही नहीं, बारिश की मार से बिहार में समस्तीपुर भी अछूता नहीं रहा। वहां तो बारिश की वजह से एक सरकारी अस्पताल में इकट्ठा हुआ पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि उन्हें उसी गंदे और मटमैले पानी से होकर अस्पताल तक आने पर मजबूर होना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें कई लोग अपने कपड़ों को घुटनों तक ऊपर कर अस्पताल में जाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां आने वाले लोगों के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दी। बताया गया कि समस्तीपुर में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही हालात बिगड़ गए। वहां के कई इलाकों में पानी भरने से मुश्किलें खड़ी हो गई। इस दौरान न सिर्फ उस अस्पताल के बाहर बल्कि उसके अंदर भी पानी घुस गया, जिसे निकालने में अस्पताल के लोगों के पसीने छूट गए। उधर असम में भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। राज्य का बरपेटा जिला तो मानो सैलाब में डूब ही गया, क्योंकि जिले के 93 गांव नदियों की उफनती लहरों में समा गए।
और जो बाकी बच गए वो टापू में तब्दील हो गए। सैकड़ों गांवों के चारों तरफ बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया। नदियों की ताकतवर लहरों के आगे सड़क और कच्चे रास्ते तिनकों की तरह बह गए। जिन रास्तों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां लोग नाव से आते जाते दिखाई दिए। जिले के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का राज दिखा, जिससे हजारों लोगों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। वहां से आई एक तस्वीर में एक परिवार नाव से सुरक्षित जगह पर जाता दिखा। इसी तरह की कुछ और तस्वीरें भी वहां से सामने आई, जिनमें बाढ़ की मार झेल रहे लोग किसी तरह सड़कों पर दिन काटते दिखाई दिए। इधर मुंबई में मानसून की मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों के हालात बिगड़ गए। पानी भरने से सड़कें और रास्ते पूरी तरह ठप हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अंधेरी इलाके में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद सबवे कुछ घंटों की बारिश के बाद गले तक भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गई। वहां कोई हादसा न हो इसे देखते हुए सबवे को बंद कर दिया गया। यही नहीं, लोगों को सबवे के पास जाने से रोकने के लिए वहां मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। बैरिकेड्स लगा दी है और पूरे सबवे को बंद कर दिया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। सिर्फ अंधेरी ही नहीं बल्कि भारी बारिश से मुंबई के दूसरे इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। निचले इलाकों में तो सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिससे उन इलाकों में जैम जैसे हालात बन गए। वहीं मुंबई में मूसलाधार बारिश के बीच समंदर में उठ रही ऊंची लहरें लोगों को डराने लगी और तूफानी लहरें किनारों से टकराती दिखी, जिसकी दहशत मरीन ड्राइव से गुजरने वाले लोगों में भी दिखाई दी। क्योंकि हाई टाइड की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं, तो वहीं शहर के अंदर कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरसी, जिससे बोरीवली इलाके में लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया और उनके घरों के अंदर रखा सामान बारिश के पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से हुए जल भराव में कई लोगों के घर डूब गए, जिसकी वजह से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया। सामने से आई कई तस्वीरों में बोरीवली में लोग घर में भरे बारिश के पानी को निकालते दिखे। इधर उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरसी। कई जगहों पर पानी भरने से लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसका मतलब यह कि उत्तराखंड के लोगों की परेशानी कम नहीं होगी, क्योंकि राज्य में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि नैनीताल, टिहरी, देहरादून, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश होगी और इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज आंधी की भी आशंका जताई गई। बारिश की वजह से जोशीमठ का भी बुरा हाल हो गया। वहां अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। जोशीमठ के ही एक इलाके में पिछले 3 दिनों से नदी में फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम के कुछ जवान तैरकर उसके नजदीक पहुंचे और फिर रस्सी से बांधकर उसे सुरक्षित किनारे तक लाया गया। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन से गद्दारी करने वाले जनरल सुर्गई सुरोविकिन वैगनर ग्रुप के वफादार सदस्य थे। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन की सेना के इस बड़े अफसर को सीक्रेट VIP सदस्य बना रखा था। मतलब यह कि जनरल सर्गेई सुरोविकिन रूस की सेना में काम करते हुए येवगेनी प्रिगोजिन से भी वफादारी निभा रहे थे। सुरोविकिन वही अफसर हैं जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का कमांडर बनाया था। लेकिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि सुरोविकिन वैगनर ग्रुप के 30 सीक्रेट VIP सदस्यों में शामिल थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना के कई दूसरे सीनियर अधिकारी और खुफिया एजेंसियों के अफसर भी वैगनर ग्रुप के सीक्रेट VIP सदस्य हैं। आरोप तो ये भी है कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी जनरल सर्गेई सुरोविकिन को पहले से थी। हालांकि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद सुरोविकिन पर हो रहे खुलासों पर क्रेमलिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन सुरोविकिन को वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद से कहीं नहीं देखा गया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार से भी संपर्क नहीं किया। अमेरिका के मीडिया का दावा है कि पुतिन ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पुतिन ने बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप को यूक्रेन की जंग में उतरने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन खुद यूक्रेन में अपने लड़ाकों के साथ उतरे थे। लेकिन पिछले हफ्ते येवगेनी प्रिगोजिन के आदेश पर इस ग्रुप के लड़ाकों ने मॉस्को की तरफ ही कूच कर दिया था, जिसे पुतिन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी बगावत करार दिया गया। और इसी वजह से गुस्साए पुतिन ने वैगनर ग्रुप को सबक सिखाने की ठान ली। खबर के मुताबिक रूस ने साफ कह दिया कि अब वैगनर ग्रुप का एक भी लड़ाका किसी भी कीमत पर यूक्रेन की जंग में नहीं उतर पाएगा। साथ ही येवगेनी प्रिगोजिन को एक और बड़ा झटका देते हुए रूस ने वैगनर ग्रुप की फंडिंग पर भी रोक लगा दी। मतलब ये कि अब पुतिन से बगावत करने वाले प्रिगोजिन पाई के लिए तरस जाएंगे और माना जा रहा है कि अगर पैसा ही नहीं होगा तो उनकी कस्में खाने वाले वैगनर लड़ाके भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पिछले हफ्ते रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह में पुतिन के 14 बड़े अफसरों ने येवगेनी प्रिगोजिन का साथ दिया था। यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बगावत में प्रिगोजिन का समर्थन करने वाले वो अफसर थे जो पुतिन के बेहद वफादार माने जाते हैं। मतलब ये कि वैगनर ग्रुप ने टैंकों और हथियारों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ जो कूच किया था, उसके पीछे पुतिन के 14 अफसरों का दिमाग था। यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ ने पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि येवगेनी प्रिगोजिन अकेले नहीं थे,
बल्कि इस पूरी घटना में पुतिन के बेहद करीबी 14 अफसर शामिल थे, जिनका मकसद पुतिन को सत्ता से हटाना और नए चेहरे को रूस के सिंहासन पर बिठाने का था। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया था कि पुतिन की सुरक्षा में तैनात अफसर और उनकी सेना के कुछ बड़े अधिकारी उनकी हत्या कर सकते हैं। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद एक बार फिर यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जाने लगा कि पुतिन कमजोर हो चुके हैं, उनके अफसर किसी भी कीमत पर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। इधर यूक्रेन के एक अखबार ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी को येवगेनी प्रिगोजिन को मारने का हुक्म दे दिया। पिछले हफ्ते वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने टैंक और हथियारों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ कूच कर दिया था। हालांकि बाद में समझौता होने पर प्रिगोजिन के लड़ाके लौट गए, लेकिन बगावत की इस घटना ने पुतिन का खून खौला दिया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक बड़े अफसर ने दावा किया कि बगावत के तुरंत बाद पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के अफसरों के साथ बैठक की और येवगेनी प्रिगोजिन का काम तमाम करने का आदेश दे दिया। हालांकि बगावत के बाद एफएसबी ने वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पर तुरंत एक्शन नहीं लिया और दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के साथ मिलकर रूस के करीबी देश बेलारूस में अपना नया ठिकाना बना लिया है। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के अफसर ने यहाँ तक दावा किया कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह की खबर यूक्रेन की सेना और खुफिया एजेंसी के बड़े अफसरों को 1 महीना पहले ही हो चुकी थी। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन ने यूक्रेन में चेचन लड़ाकों को उसकी जगह लेने का आदेश दे दिया। खबर के मुताबिक पुतिन के बेहद वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने उनसे मुलाकात की और कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात के बाद कादिरव को पूरे यूक्रेन में खुली जंग लड़ने की छूट मिल गई, क्योंकि अब तक यूक्रेन के कई हिस्सों में उनके लड़ाकों को वैगनर ग्रुप के साथ मिलकर जंग लड़नी पड़ रही थी। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद पुतिन ने उनसे पूरी तरह पल्ला झाड़ने की ठान ली, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनके लड़ाके बखमूत समेत यूक्रेन की उन जगहों पर जंग लड़ने पहुंच जाएंगे जहां से वैगनर ग्रुप की विदाई हो चुकी है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन में कुछ वैगनर लड़ाके बच गए होंगे तो चेचन लड़ाके उन्हें भी काबू में करने का काम करेंगे। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस में विद्रोह खत्म होने के बावजूद वैगनर ग्रुप भर्ती करने में जुटा हुआ है, जिसने पिछले हफ्ते रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया था। लेकिन उसके एक दिन बाद ही उसने अपने कदम पीछे भी खींच लिए थे, जिसे देखकर लगा कि मानो वैगनर ग्रुप ने पुतिन के सामने हथियार डाल दिए हों। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से मिल रही धमकियों के बावजूद वैगनर ग्रुप अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है और अपने ग्रुप में नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। ब्रिटेन के न्यूज चैनल बीबीसी के मुताबिक वैगनर ग्रुप कहीं और नहीं बल्कि रूस में ही रहकर अपना भर्ती अभियान चला रहा है और उसने रूस के कृष्णादार शहर में ही अपना दफ्तर खोल रखा है, जहां वो मार्शल आर्ट स्कूल और फाइट क्लब में काम करने वाले लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने में जुटा है। उधर उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़ा घमासान अब हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप तक पहुंच गया। बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। एक रोज पहले ही आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने का आरोप मढ़ा और अब पंचायती राज विभाग के कर्मचारी आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। उनका यह भी आरोप है कि ज्योति मौर्य की इस साजिश में उनका दोस्त भी शामिल है, ताकि उन दोनों के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाए। मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यही नहीं, आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य के इशारे पर उनका भाई सचिन मौर्य उनकी जान लेने की फिराक में, जिसकी वजह से उन्होंने यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि आलोक मौर्य की पत्नी और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने आरोपों को गलत बता दिया और आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बनाने का दावा किया। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं और 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। 2015 में उनके जुड़वा बच्चे भी हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान आलोक मौर्य ने बताया कि ज्योति आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके बाद वो उन्हें लेकर प्रयागराज चले आए। उनका दावा है कि उन्होंने पैसों की तंगी होने के बाद भी ज्योति की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। आलोक के मुताबिक ज्योति मौर्य के पीसीएस अधिकारी बनने तक सब कुछ ठीक था, यहाँ तक कि खुद ज्योति ने भी अपनी सफलता के लिए अपने पति आलोक और ससुर को श्रेय दिया था। लेकिन आरोप है कि अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ने पति और परिवार से मुंह मोड़ लिया। इसी बीच पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य पर पलटवार करते हुए उन पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एसडीएम रहने के बाद ज्योति मौर्य इस वक्त बरेली की एक शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं।
और उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर पीसीएस अधिकारी बनने के बाद धोखा देने और परिवार से पीछा छुड़ाने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक मौर्य पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि शादी के वक्त आलोक मौर्य ने झूठ बोला था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जबकि वो ग्राम पंचायत विभाग में एक मामूली सफाई कर्मचारी थे। एसडीएम ज्योति मौर्य का यह भी कहना है कि आलोक की सच्चाई का पता चलने के बाद ही वो उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उस दौरान किसी वजह से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। और साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया। उनका यह भी आरोप है कि उनके पीसीएस अधिकारी बनने के बाद पति आलोक और उनके परिवार के लोगों का रवैया अचानक बदल गया। और ज्योति मौर्य का आरोप है कि 2016 में एसडीएम बनने के बाद आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों ने उनसे पैसों की डिमांड शुरू कर दी। उनका यह भी आरोप है कि आलोक उनसे 50 लाख रुपए और एक मकान देने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिससे तंग आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। साथ ही उन्होंने पति आलोक समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करवा दिया। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। हालांकि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के लगाए गए सारे आरोपों को झूठा बताया। उनका आरोप है कि ज्योति उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं और इसी वजह से वो लगातार उनके और उनके परिवार को परेशान कर रही हैं। हालांकि दोनों का झगड़ा अब फैमिली कोर्ट में है। और यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकारते हुए पति आलोक मौर्य पर व्हाट्सएप चैट हैक करने का आरोप लगा दिया। उनका यह भी आरोप है कि आलोक उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे, ताकि वो उनसे मोटी रकम वसूल सके। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनका व्हाट्सएप हैक किया और सारी चैट अपने मोबाइल पर ले ली। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने यह भी इल्जाम लगाया कि व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आलोक उन्हें ब्लैकमेल करने लगे और उनसे एक बड़ी रकम की डिमांड की। आरोप है कि मना करने पर आलोक ने उनकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पति आलोक और उनके घर के कई लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। और यही नहीं, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उन पर घूस लेने और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। सबूत के तौर पर आलोक ने मीडिया के सामने एक डायरी भी रखी और आरोप लगाया कि इस डायरी में उनकी पत्नी ज्योति मौर्य हर महीने वसूली के जरिए मिलने वाले लाखों रुपए का हिसाब लिखती हैं। डायरी में लिखे हिसाब किताब के आधार पर आलोक ने दावा किया कि ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए। प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक कुमार ने मीडिया में जो डायरी दी, उसमें हर पेज पर ऊपर और नीचे स्वास्तिक बना दिखा। उसके बाद उस पर हर महीने कहां से और किस काम से कितना पैसा मिला, इसका हिसाब भी लिखा नजर आया। आलोक का दावा है कि यह लिखावट ज्योति मौर्य की ही है। आलोक ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्यालय में की, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। इधर महाराष्ट्र के कोपर गांव से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 3 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप के मालिक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। घटना उस वक्त हुई जब तीनों हमलावर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के बहाने से वहां पहुंचे। तभी उनमें एक ने उस पेट्रोल पंप मालिक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ और 2 लोग खड़े होकर उस पेट्रोल पंप मालिक से बातचीत करते नजर आए। तभी उन लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान उन हमलावरों में एक ने पेट्रोल पंप मालिक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान कई और लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन डर की वजह से उनको रोकने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाए और वो तीनों उस पेट्रोल पंप मालिक पर हमला कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया, क्योंकि वो गाड़ी तेज रफ्तार से आती हुई सीधा उस ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई, जिसकी वजह से उस गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ कई लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उस गाड़ी में सवार सभी लोगों को निकाला गया। इस सड़क हादसे में 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। लगभग 120-130 की रफ्तार में जा रही थी, तो पीछे से उसमें टक्कर मार दी। हादसे की जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जान गंवाने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इस बीच जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक गुजरात की साबरमती जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अवैध वसूली के लिए दिल्ली के कारोबारी को वीडियो कॉल करके धमकी दी थी। इस मामले में कुछ रोज पहले ही दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया और अब दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ की तैयारी में है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक गुजरात की साबरमती जेल में रहने के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करके दिल्ली के एक कारोबारी पर करोड़ों रुपए देने का दबाव बनाया और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका पता चलने के बाद दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक नया केस दर्ज कर लिया। हालांकि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है, इसीलिए दिल्ली पुलिस उसकी कस्टडी लेने में जुट गई। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के अलावा पुलिस लॉरेंस का वॉइस टेस्ट भी करवाने की तैयारी में है, ताकि वीडियो कॉल में सुनाई दे रही आवाज से लॉरेंस की आवाज का मिलान किया जा सके
उधर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने भारत से मदद मांगी। वहां अमेरिका लंबे वक्त से चीन को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके लिए अब उसने भारत से भी मदद मांगी। अमेरिका के एक राजनयिक ने ऐलान किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन को चित करने की कोशिश में अब भारत भी उनका साथ देगा। इससे पहले अमेरिका जापान, ताइवान, फिलीपींस के साथ भी वहां कई सैन्य अभ्यास कर चुका है और अब वो चाहता है कि भारत भी इस कोशिश में उसका साथ दे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके बाद समंदर के इस इलाके में मनमानी करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भारत से मदद की मांग की। इधर चीन के हमले के खतरे के बीच सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बचाने के लिए ताइवान मिलिट्री ड्रिल शुरू करेगा। ताइवान के मीडिया के मुताबिक इस मिलिट्री ड्रिल में वहां की एयरफोर्स और स्पेशल फोर्स के जवान हिस्सा लेंगे और दुश्मन को हवा में और जमीन पर धूल चटाने की प्रैक्टिस करेंगे। ताइवान सेना की ये मिलिट्री ड्रिल 26 जुलाई से शुरू होगी और 28 जुलाई तक चलेगी। ताइवान की मीडिया ने दावा किया कि इस मिलिट्री ड्रिल का मकसद सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट ताओयुआन को चीन के हमलों से बचाने का है, क्योंकि चीन हर वक्त यहां हमले की फिराक में रहता है। इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान अमेरिका से ताइवान को मिले F-16 लड़ाकू विमान और C-130H हर्कुलिस विमान दुश्मन को ढेर करने और आपात स्थिति में सेना को मदद पहुंचाने की प्रैक्टिस करेंगे, जबकि जमीन पर ताइवानी सेना के स्पेशल फोर्स के जवान दुश्मन पर हमले का अभ्यास करेंगे। खास बात यह कि ये ड्रिल किसी मिलिट्री बेस पर नहीं बल्कि ताओयुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही आयोजित की जाएगी। वहीं कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। इतिहास में पहली बार सेंसेक्स 64,000 के स्तर के पार बंद हुआ और इसी तरह की रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने में निफ्टी भी कामयाब हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 803 अंक चढ़कर 64,718 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 216 अंकों के उछाल के साथ 19,189 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पहली बार 64,000 के पार और निफ्टी पहली बार 19,000 के पार बंद हुआ। एक ही दिन में बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। उधर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री से यूक्रेन की जंग के बारे में फोन पर बात की। पीएम और पुतिन के बीच कई बार युद्ध पर बात हो चुकी है और भारत शुरुआत से ही युद्ध के खिलाफ खड़ा रहा है। पिछले साल तो पीएम ने पुतिन से साफ कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है और बातचीत से ही यूक्रेन की जंग को खत्म किया जा सकता है। मगर रूस की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई कि बातचीत में पुतिन ने प्रधानमंत्री को बताया कि यूक्रेन जंग को रोकने के लिए कदम उठाने को तैयार ही नहीं है। बताया गया कि इस दौरान रूस में वैगनर ग्रुप की बगावत पर भी बात हुई और प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूस के सख्त एक्शन का समर्थन किया। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की जमकर तारीफ की और रूस के व्यापारियों को भारत के इस अभियान से सीख लेने की नसीहत भी दी, ताकि रूस को किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। और इसके लिए पुतिन ने मेक इन इंडिया जैसा अभियान रूस में भी चलाने की बात कही। इसके साथ ही पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए मेक इन इंडिया अभियान को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर कदम बताया। यही नहीं, पुतिन ने रूस में भी इसी तर्ज पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता को कम किया जा सके, क्योंकि यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से ही रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों की वजह से कई देशों ने अपने प्रोडक्ट उसे भेजना बंद कर दिया, जिससे रूस को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए पुतिन ने रूस में भी मेक इन इंडिया जैसी योजना शुरू करने पर जोर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक थानेदार के परिवार वालों की नोटों की गड्डियों के साथ तस्वीरें वायरल होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि रमेश चंद्र नाम से थानेदार के परिवार वालों ने लाखों रुपए की गड्डियों के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। क्योंकि आरोप है कि उन्नाव के बेहटा मुजावर के थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र की पत्नी और उनके बच्चों ने लाखों रुपए के नोटों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। इन तस्वीरों में उनके सामने 500 के नोटों की गड्डियां बिस्तर पर बिछी नजर आईं। उन तस्वीरों के वायरल होते ही बेहटा के थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया गया। उन्नाव के एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने जानकारी दी कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी और अगर थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र के खिलाफ कोई सबूत मिला तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उधर प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद के अवैध कब्जे वाली जमीन पर बने 76 फ्लैटों की चाबी गरीबों को दे दी गई। प्रयागराज में हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंपी, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। और ये सभी फ्लैट माफिया सरगना अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए, जिनकी चाबी सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपी। रहने के लिए छत दी, आज हमारा आत्मा बहुत खुश है सर। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे को लेकर पिछली सरकार पर बड़ा हमला बोला। 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था। इस बीच सीएम के हाथों घर की चाबी मिलने की खुशी में कुछ महिलाएं भावुक भी दिखी। इस बीच महाराष्ट्र के मलाड से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन ने 2 लड़कों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो दोनों लड़के प्लेटफॉर्म के किनारे आकर पानी पी रहे थे
तभी उस ट्रेन ने दोनों लड़कों को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर हाथ धोता नजर आया। इसी दौरान दूसरा लड़का वहां पहुंच गया और अपने दोस्त से बोतल लेकर पानी पीने लगा। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन ने उन दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद तस्वीर ही बदल गई। चारों तरफ चीजें बिखरी नजर आईं, जिससे जो मिला वो वहां से लूट कर जा चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर पेरिस के एक दूसरे इलाके से सामने आई। वहां कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों से हथियार लूटते दिखाई दिए। इसके बाद जब उन लोगों ने पुलिस वालों को देखा तो वो दौड़कर वहां से भाग गए। इसी तरह पेरिस के कुछ बैंकों को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ ही कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पेरिस के कई इलाकों में सड़कों को जैम करने की भी कोशिश की। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया और एक इलाके में सड़क के बीचों बीच एक बस को खड़ा कर उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते वो बस आग के गोले में बदल गई। इसके अलावा भी कई सड़कों पर आगजनी कर उन्हें जैम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते दिखाई दिए। वहीं एक दूसरे इलाके में भी बस डिपो को निशाना बनाया गया। वहां भी कुछ बसें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। इस बीच पेरिस में पुलिस की गोली से मारे गए लड़के की मां ने मशाल यात्रा निकाली। उनका साथ देने के लिए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने पोस्टरों और बैनरों के जरिए पुलिस की कार्रवाई पर अपना विरोध जताया। और 17 साल के लड़के की मौत के बाद से सुलग रहे फ्रांस में हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने 700 लोगों को हिरासत में ले लिया। ज्यादातर जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को ही निशाना बनाया। और फ्रांस के मीडिया का दावा है कि इन झड़पों में करीब 250 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही फ्रांस के अलग अलग शहरों से करीब 700 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन पर हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। इस बीच फ्रांस में हिंसा की वजह से बिगड़ते हालात पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फिर अपने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के बाद राजधानी पेरिस समेत सभी शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। शांति बनाए रखने के लिए 50,000 पुलिसकर्मी फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिए गए। इसके साथ ही दंगा भड़काने वालों पर सख्त एक्शन लेने के भी निर्देश दिए गए। वहीं फ्रांस में जिस लड़के की मौत पर दंगे शुरू हुए वो अल्जीरियाई मूल के मुस्लिम परिवार का बताया जा रहा है। इसीलिए इस घटना के बाद वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इस घटना को फ्रांस में लंबे वक्त से पनप रहे धार्मिक असंतोष से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कई बार वहां दंगे हो चुके हैं, जिनमें एक पक्ष मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहे हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, जब एक मुस्लिम लड़के की मौत के बाद वहां आग लग गई। इसकी वजह फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता से जुड़े कानूनों को माना जाता है। फ्रांस की आबादी करीब 7 करोड़ है, जिसमें 50 लाख मुस्लिम आबादी होने का अनुमान है। ये दूसरे नंबर पर वहां की सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता भारत जैसी नहीं है। वहां न तो किसी सिख को पगड़ी रखने का अधिकार है, न किसी मुस्लिम को टोपी पहनने का। मतलब सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नागरिक में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि फ्रांस में उनके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं होता। माना जा रहा है कि मुस्लिम लड़के की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद लोगों का वही गुस्सा भड़क गया। और इस बीच फ्रांस के पेरिस में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ओलंपिक्स ट्रेनिंग सेंटर को भी आग लगा दी। 3 दिन पहले पुलिस की गोली का शिकार हुए लड़के की मौत के बाद वहां हिंसा का दौर जारी है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोगों से शांति की अपील भी की। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पेरिस के ओलंपिक्स ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया और उसमें आग लगा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग की कई फीट ऊंची लपटें उठती दिखी। साथ ही रात के अंधेरे के बीच आग के साथ तेज धमाकों की आवाज भी गूंजने लगी, जिसकी वजह से इलाके में दहशत फैल गई। 3 दिन पहले पेरिस में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक 17 साल के लड़के को गोली मार दी थी, जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इस बीच बताया गया कि जिस पुलिसकर्मी की गोली से नाबालिग की मौत हुई उसने मरने वाले लड़के के परिवार से माफी मांग ली। वो पुलिसकर्मी हिरासत में है और उसके वकील ने बताया कि जब वो पुलिसकर्मी से मिला तो उसका पहला और आखिरी शब्द सॉरी था। वकील ने यह भी जानकारी दी कि वो पुलिसकर्मी 17 साल के उस लड़के को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि 3 दिन पहले उसके गोली मारने से ही उस नाबालिग की मौत हो गई थी। हुआ यह था कि 2 पुलिस वाले नाबालिग की कार को रोककर उससे कुछ बात कर रहे थे। नाबालिग ही गाड़ी चला रहा था। उस घटना के वीडियो में एक पुलिस वाला उस नाबालिग पर पिस्तौल ताने हुए भी नजर आया था। इसी दौरान नाबालिग ने गाड़ी भगा दी थी और पुलिस वाले ने गोली चला दी थी, जिससे उस लड़के की सड़क पर ही मौत हो गई थी। और इसी बात पर फ्रांस में लोग भड़के हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि पुलिस को गोली चलाने की जरूरत क्या थी। पुलिस का दावा है कि कार चला रहे उस लड़के को चेकिंग के लिए रोका गया था, मगर वो नहीं माना और उसने अपनी कार दौड़ा दी। फ्रांस में इसके लिए 2 साल की जेल और जुर्माना लगाने का प्रावधान है, मगर पेरिस में पुलिस ने उस नाबालिग की जान ही ले ली। यही वजह कि फ्रांस में प्रदर्शनकारी आग बबूला हैं और पुलिस ने आखिर किस कानून के तहत 17 साल के उस लड़के को गोली मारी।
क्योंकि फ्रांस का कानून पुलिस को हक देता है कि वो किसी भी वक्त किसी भी गाड़ी और उसके ड्राइवर के डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए उसे रोक सकती है। लेकिन पुलिस गन कुछ खास स्थितियों में ही चला सकती है, जैसे जब या तो पुलिस या फिर किसी दूसरे शख्स की जिंदगी या सुरक्षा खतरे में हो, या फिर पुलिस की सुरक्षा में मौजूद किसी शख्स या जगह पर ही हमला हो जाए। एक और स्थिति में फ्रांस की पुलिस गन का इस्तेमाल कर सकती है, वो तब जब पुलिस किसी ऐसी गाड़ी को न रोक पाए जिसका ड्राइवर ऑर्डर करने के बाद भी न रुके और उस गाड़ी में सवार बाकी लोगों से किसी की भी जान को खतरा हो। इसके अलावा फ्रांस में पुलिस तब भी गोली चला सकती है जब ऐसा करके किसी की हत्या होने से रोकी जा सके। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है फ्रांस से। पुलिस की गोली से 17 साल के एक लड़के की मौत के चौथे दिन सरकार ने पूरे के पूरे फ्रांस में 9 बजे तक बस और ट्रैम जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि वहां के शहरों में हिंसा और भड़क गई है। राजधानी पेरिस तो मानो पूरी तरह आग में जल रही है। पेरिस में 3 दिन पहले पुलिस की गोली से मारे गए उस लड़के के परिवार का साथ देने और पुलिस के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इस दौरान वो लोग न सिर्फ आगजनी कर रहे हैं बल्कि पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में जमकर उत्पात मचाया। कई शॉपिंग मॉल और बैंक लूट लिए गए। कुछ जगहों पर पुलिस के हथियारों पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। और यह पूरा बवाल 17 साल के अल्जीरियाई मूल के उस लड़के की मौत पर हुआ जिसे 3 दिन पहले पुलिस ने गोली मार दी थी। इस घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जो बाद में बहुत बड़ी हिंसा में बदल गया। और उस नाबालिग को इंसाफ दिलाने के लिए फ्रांस के कई शहरों में आग लगा दी गई। सबसे ज्यादा बवाल राजधानी पेरिस में देखने को मिला, जहां दिन भर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होती रहीं। पुलिस वाले एक जगह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते तो वो दूसरी जगह जाकर पत्थरबाजी शुरू कर देते। आंसू गैस के कई गोले दागने पर भी वो सड़कों से नहीं हटे। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी। इसके साथ ही कई दुकानों और दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिससे पूरे शहर में धुआं फैल गया। बड़ी बड़ी क्रेन को भी हंगामा कर रहे लोगों ने फूंक डाला। और गुस्साए लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की शांति बनाए रखने की अपील को भी नहीं माना। एक दिन पहले इमैनुअल मैक्रों ने गोली मारने की घटना को गलत बताया और इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक कर कई अहम फैसले भी लिए। लेकिन उनकी इस अपील के अगले दिन भी फ्रांस में बवाल नहीं थमा। लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा पुलिस पर दिखाई दिया। पेरिस में तो कुछ महिलाएं मिलकर एक पुलिस वाले पर ही टूट पड़ी। ये देखकर उसका साथी उसे बचाने पहुंचा, लेकिन हाथापाई कर रही महिलाओं ने उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ने लगी, जिस पर उनका पारा और चढ़ गया। गुस्से से तमतमाई उन महिलाओं को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, लेकिन इस पर भी वो शांत नहीं हुई। तभी उनका साथ देने कई और प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए और फिर उन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और इससे भी जब प्रदर्शनकारियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने कई इमारतों में भी आग लगा दी। इसकी वजह से दमकल कर्मियों को लगातार आग बुझाने के काम में जुटना पड़ा। और इस हंगामे के दौरान कुछ लोगों को तोड़फोड़ और लूटपाट का भी मौका मिल गया। पेरिस के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि प्रदर्शन के बीच कुछ लोग दौड़ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ जारी मिलिट्री ड्रिल में अपने सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर को उतार दिया। यह बॉम्बर परमाणु बम गिराने की ताकत रखता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में अपने B-52 बॉम्बर को उतारकर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि बीते कुछ समय से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव बढ़ गया और जंग का मैदान उत्तर कोरिया का पड़ोसी दक्षिण कोरिया बन सकता है, जिसे किम जोंग उन आए दिन धमकाते रहते हैं। इसी वजह से दक्षिण कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल के दौरान बाइडेन ने परमाणु बम गिराने वाले अपने बाहुबली को मैदान में उतार दिया। क्योंकि उत्तर कोरिया ने पिछले 1 साल में कई बार परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों के परीक्षण का दावा किया और माना जा रहा है कि इसके जवाब में ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ जारी मिलिट्री ड्रिल में अपने सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर को उतार दिया। अमेरिका का यह बॉम्बर एक बार में 32,000 किलोग्राम वजन तक का हथियार ले जा सकता है और इसकी मारक क्षमता करीब 14,000 किलोमीटर है। 8 इंजन वाला यह बॉम्बर एक साथ 20 क्रूज मिसाइलें दागने में भी सक्षम है और इसके पास 10 घंटे तक उड़ान भरने की गजब की ताकत भी है, जो किसी भी लड़ाकू विमान की क्षमता से कहीं ज्यादा है। मतलब यह कि B-52 बॉम्बर के जरिए अमेरिका एक ही झटके में उत्तर कोरिया पर भारी भरकम परमाणु बम गिरा सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका जल्द ही अपनी सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन दक्षिण कोरिया भेजेगा। दावा किया गया कि अमेरिका यह संदेश देना चाहता है कि उत्तर कोरिया से तनाव के बीच वो दक्षिण कोरिया के साथ मजबूती से खड़ा है और किम जोंग उन की धमकियों से डरने वाला नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अमेरिका लगातार अपने बड़े बड़े हथियारों को दक्षिण कोरिया भेजता आया है और इसी कड़ी में अब उसने अपनी सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी को दक्षिण कोरिया भेजने की तैयारी कर ली। जानकारी के मुताबिक ओहायो क्लास की ये न्यूक्लियर सबमरीन बिना रुके कई महीनों तक पानी में गश्त कर सकती है और इस पनडुब्बी में बैलिस्टिक और क्रूज जैसी खतरनाक मिसाइलें तैनात रहती हैं,
जिनके जरिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को भी तबाह किया जा सकता है। ऐसे में इस खतरनाक पनडुब्बी के दक्षिण कोरिया पहुंचने से किम जोंग उन की टेंशन बढ़ सकती है। इधर महाराष्ट्र के मालाड से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन ने 2 लड़कों को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो दोनों लड़के प्लेटफॉर्म के किनारे आकर पानी पी रहे थे। तभी उस ट्रेन ने दोनों लड़कों को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर हाथ धोता नजर आया। इसी दौरान दूसरा लड़का वहां पहुंच गया और अपने दोस्त से बोतल लेकर पानी पीने लगा। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन ने उन दोनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनमें एक लड़का उछलकर काफी दूर जा गिरा। हालांकि दूसरे लड़के ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उस लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने पुतिन को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की तैयारी शुरू कर दी। रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद देता आया और अब इसी कड़ी में उसने यूक्रेन को उन हथियारों को देने की तैयारी शुरू कर दी जो जंग का रुख पलट सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बमों की एक बड़ी खेप भेज सकता है। ये वही क्लस्टर बम हैं जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े महारथी कांप जाते हैं, क्योंकि इनमें 1-2 नहीं बल्कि 600 बम होते हैं जो गुच्छे की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं और जहां गिरते हैं उसके आसपास के 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा रहने की उम्मीद नहीं बचती। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने इनके इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, लेकिन दावा किया गया कि पुतिन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका यूक्रेन को इन घातक बमों की सप्लाई कर सकता है। उधर मणिपुर में हिंसा के बीच वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का बयान आया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि इससे पहले खबर आई कि वो राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की फटी हुई कॉपी की तस्वीर सामने आई। इससे पहले उनके घर के बाहर उनके समर्थन में कई महिलाएं इकट्ठा हुई, जिन्होंने एन बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा न देने की मांग की। ये महिलाएं मणिपुर के सीएम को राजभवन जाने से रोकने के लिए इकट्ठा हुई, जिसके बाद एन बीरेन्द्र सिंह खुद बाहर आए और ऐलान किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि इससे पहले खबर आई कि एन बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इधर मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी ने वहां के हालात पर मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात की। मणिपुर दौरे पर गए राहुल गांधी को सड़क के रास्ते चुराचांदपुर जाने से रोकने के बाद जमकर सियासी बवाल हुआ, क्योंकि मणिपुर प्रशासन ने हिंसा के बीच उन्हें सड़क से चुराचांदपुर जाने से रोक दिया। चुराचांदपुर मणिपुर का वो इलाका है जहां मेतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा हुई। मणिपुर पिछले पहुंचे राहुल सबसे पहले वहीं जाने के लिए निकले थे, लेकिन मणिपुर पुलिस ने सड़क पर चल रहे बवाल के बीच राहुल को रोक दिया, जिसके अगले दिन राहुल गांधी मणिपुर की राज्यपाल से मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. राहुल के मणिपुर दौरे के पहले दिन उनका काफिला चुराचांदपुर के रास्ते में रोक दिया गया था, क्योंकि राहुल हेलीकॉप्टर से नहीं गाड़ी से रवाना हुए थे। राहुल को जिस जगह रोका गया वहाँ खूब बवाल हुआ और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। जिसके अगले दिन राहुल गांधी मणिपुर के मोइरांग में रिलीफ कैंप पहुंचे। वो रिलीफ कैंप में हिंसा प्रभावित लोगों से मिले। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर मणिपुर गए, जहां उनके दौरे के पहले दिन खूब बवाल हुआ। जिसके अगले दिन राहुल गांधी मणिपुर के मोइरांग में बने रिलीफ कैंप पहुंचे, जहां वो हिंसा पीड़ित लोगों से मिले। उन्होंने रिलीफ कैंप में मौजूद लोगों से मुलाकात की और देखा कि वो रिलीफ कैंप में कैसे रहते हैं। राहुल रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों से भी मिले, जबकि राहुल के दौरे के पहले दिन खूब बवाल हुआ था, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए, क्योंकि मणिपुर प्रशासन ने दावा किया कि राहुल ने उसके निर्देश नहीं माने और हेलीकॉप्टर के बजाय गाड़ी से हिंसा पीड़ित इलाकों के दौरे पर निकले। इस बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग ने कोहराम मचा दिया। वहां आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और विशाखापट्टनम की उस फार्मा कंपनी से आग की धधकती लपटें उठती नजर आईं। आग इतनी तेज थी कि उसने उस फार्मा कंपनी के परिसर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरा इलाका भीषण लपटों से घिर गया और काफी दूर तक काले धुएं का गुबार फैला दिखाई दिया। इस बीच आग लगने की वजह से वहां जोरदार धमाका हो गया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए, जबकि दोनों घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस फार्मा कंपनी में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 20 लाख रुपए के गहने भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए इस बदमाश पर अलग अलग थानों में 40 मुकदमे दर्ज हैं। क्योंकि आरोप है कि मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश बंद मकानों की रेकी कर वहां चोरी की वारदात को अंजाम देता था और पुलिस को उसकी काफी वक्त से तलाश थी। इसीलिए मथुरा की पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने 20 लाख रुपए के गहने भी जब्त किए। पुलिस के मुताबिक उस पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो दूसरे राज्यों में भी वारदात को अंजाम देता था। इस बीच अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका अपने दोस्त इजराइल पर बहुत ज्यादा गुस्से में है
और वो इसलिए क्योंकि इजराइल लगातार अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील पर चल रही बातचीत को लीक किए जा रहा है। अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए उससे वो परमाणु डील बहाल करना चाहता है जो 2018 में टूट गई थी। लेकिन अमेरिका ईरान से खुलेआम नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बातचीत कर रहा है। वो बातचीत की कोई जानकारी भी दुनिया को नहीं दे रहा, मतलब उसके लिए ये सब टॉप सीक्रेट है। मगर इजराइल चुप बैठने को तैयार नहीं। उसके प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि वो इस डील को बहाल करने के खिलाफ है। पिछले हफ्ते तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर डील हुई तो इजराइल उसे नहीं मानेगा। अमेरिका को शायद यही बात खटक गई, क्योंकि न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इजराइल से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से शिकायत की कि इजराइल परमाणु डील की बातचीत मीडिया में लीक करने में लगा है। उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी बहस के बीच संसद के मॉनसून सत्र में इससे जुड़ा बिल पेश हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने पर हर धर्म के लोगों पर एक कानून लागू होगा। सरकार इस मामले में हर पक्ष से बात करने के पक्ष में, जबकि लॉ कमीशन अलग अलग संगठनों से सुझाव मांग चुका है। लेकिन इसी बीच खबर आई कि मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा बिल पेश हो सकता है। इससे पहले यूसीसी पर संसद की कानून संबंधी संसदीय समिति लॉ कमीशन से चर्चा करेगी। 3 जुलाई को सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में इसके लिए बैठक बुलाई गई। कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा। इस मामले पर और भी बैठकें हो सकती हैं, जिसके बाद यूसीसी बिल संसद में पेश हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है। इधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी हो गई, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट करके बताया कि वहां बहुत जल्द यह कानून लागू होगा, जिसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उत्तराखंड में एक कमेटी भी बनाई गई जो जुलाई में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया और जुलाई में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंपा जा सकता है। That the drafting of the proposed uniform civil code of Uttarakhand is now complete. इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट करके बताया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी के लिए पिछले साल ही कमेटी बना दी गई थी और सूत्र बता रहे हैं कि अगस्त से पहले वहां यह कानून लागू हो जाएगा। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसने डोनेस्क इलाके में यूक्रेन की सेना के 2 जनरल मार गिराए। डोनेस्क वो इलाका है जहां जंग की शुरुआत से ही रूस ने ताबड़तोड़ हमले कर उसे अपने कब्जे में ले रखा है। और यूक्रेन ने जब इस इलाके को रूस से छीनने की कोशिश की, वहां जोरदार लड़ाई हुई। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसने डोनेस्क को हथियाने के इरादे से वहां पहुंचे यूक्रेन की सेना के 2 जनरल ढेर कर दिए। रूस के मुताबिक इस लड़ाई में यूक्रेन को सिर्फ अपने जनरल नहीं बल्कि 50 से ज्यादा सैनिकों का भी नुकसान उठाना पड़ा। इस दौरान उसके कई जंगी ठिकाने और भारी मात्रा में गोला बारूद भी नष्ट होने का दावा किया गया। उधर रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के एक सैनिक ने अमेरिका को ही यूक्रेन की जंग का असली विलेन बता दिया, जबकि रूस से लड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन की काफी मदद कर रहा है। मगर यूक्रेन के उस सैनिक ने अमेरिका पर युद्ध भड़काने के गंभीर आरोप लगा दिए और दो टूक कहा कि यूक्रेन के सैनिक जान चुके हैं कि अमेरिका उन्हें रूस से भिड़वाने में लगा है। यूक्रेन के उस सैनिक ने दावा किया कि उसके देश के सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए नेटो के सदस्य देश लातविया भेजा जाता है, जहां मनोवैज्ञानिक उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि उनका रूस को बर्बाद करना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, उस सैनिक ने यह भी दावा किया कि ट्रेनिंग के दौरान यूक्रेन के सैनिकों को ड्रग्स भी दिए जाते हैं ताकि वो जोश से भर जाएं, क्योंकि उसके बाद दिमाग काम ही नहीं करता। यूक्रेन का सैनिक रूस के कब्जे में है। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सवारी की और करीब 27 मिनट का सफर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। प्रधानमंत्री अपने आवास के नजदीक लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों की तरह मेट्रो कार्ड पंच किया और फिर थोड़े इंतजार के बाद मेट्रो में सवार हो गए। सुबह सुबह प्रधानमंत्री को लोगों ने जैसे ही अपने पीछे देखा वो चौंक गए। प्रधानमंत्री भी जितनी देर मेट्रो में रहे लोगों से बात करते रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह से लौटते समय भी प्रधानमंत्री ने मेट्रो की ही सवारी की और अपने आवास के नजदीक लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर उतरे। इससे पहले जब प्रधानमंत्री के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जय श्री राम के नारे लगने लगे। प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर वहां मौजूद छात्रों में जबरदस्त उत्साह नजर आया और उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत में नारेबाजी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री को देखकर वो जोश से भर गए और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले प्रधानमंत्री की मंच पर मौजूदगी के दौरान छात्र कई बार खड़े हुए और उन्होंने उनका तालियों से स्वागत किया। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद छात्रों से उन्हीं के अंदाज में बात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए अपनी अमेरिकी यात्रा के अनुभव बताए और दुनिया में भारत के युवाओं की बढ़ती साख का जिक्र किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की तारीफ की। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट रही है।
यही नहीं, प्रधानमंत्री ने खुश होकर बताया कि उन्हें जब निमंत्रण मिला उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। उधर महाराष्ट्र के ठाणे से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक शख्स पर अपनी मां की मौत की झूठी खबर फैलाकर लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप लगा, जिसके बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी और उसे पीटते हुए थाने ले गए, जहां उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि विजय नाम के उस शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए ठाणे के एक एमएनएस नेता बाला साहेब शिंदे से अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए 1500 रुपयों की मांग की। लेकिन एमएनएस के नेता बाला साहेब शिंदे को उसे पैसे देने से पहले ही उसकी बात पर शक हो गया, जिसके बाद वो अपने कुछ समर्थकों के साथ उसके घर पहुंच गए और उसका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि वहां पहुंचते ही उन्हें यह पता चल गया कि उसकी मां जिंदा है, जबकि पैसे मांगने के लिए उसने एमएनएस नेता से झूठ बोला। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अमरनाथ यात्रा के लिए निकली एक सरकारी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की उस गाड़ी में सवार डीएसपी समेत 4 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। बताया गया कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगी एक सरकारी गाड़ी उधमपुर में एक पहाड़ से टकरा गई, जिससे वो हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान घायल हो गए। बताया गया कि ये पुलिस वाले अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किए गए पहले जत्थे की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन रास्ते में ही वो हादसे का शिकार हो गए। इस बीच जांच एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि रेलवे को निशाना बनाने की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ। उसके रेल की पटरियों को उड़ाने के प्लान को डिकोड कर लिया गया, जिसमें दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में रेल पटरियों को उड़ाने की योजना थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि इसके लिए आईएसआई ने पाक अधिकृत कश्मीर में बड़ी बैठक की थी, जिसमें आईईडी विस्फोटक के जरिए रेल पटरियों को उड़ाने का प्लान था। और इसके लिए आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले आतंकी संगठनों के भारत में मौजूद स्लीपर सेल को जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि भारत में रेलवे आम लोगों की लाइफलाइन मानी जाती है और रोजाना लाखों लोग रेलवे से सफर करते हैं। इसलिए अगर उनका प्लान कामयाब होता तो इसका बहुत बड़ा असर दिखाई देता, लेकिन जांच एजेंसियों ने आईएसआई की साजिशों को डिकोड करके रेलवे को सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया। उधर पाकिस्तान को आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था आईएमएफ से $300 करोड़ की भीख की आस एक बार फिर जग गई। आईएमएफ के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक करार किया, जिसमें पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से $300 करोड़ यानी करीब 2500 करोड़ भारतीय रुपए का कर्ज मिल सकता है। इस करार के बाद पाकिस्तान की यह आस एक बार फिर जग गई कि वो दिवालिया होने से बच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा ही ये अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज के करार को अभी आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है, और जब तक बोर्ड की मंजूरी नहीं मिलेगी पाकिस्तान को कर्ज भी नहीं मिलेगा। आईएमएफ के अधिकारी ने जानकारी दी कि जुलाई में होने वाली बोर्ड की मीटिंग में इस पर फैसला होगा। इस बीच महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले कोयता गैंग के लोगों का जुलूस निकाला, जिससे लोगों के दिलों से उनकी दहशत खत्म हो सके, क्योंकि इस गैंग के लोग अक्सर महाराष्ट्र में बवाल कर दहशत फैलाने का काम करते हैं। और इस बार कोयता गैंग के लोगों पर पुणे में गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस गैंग के 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनका जुलूस निकाला। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले पुणे के सहकार नगर में मामूली विवाद के बाद कोयता गैंग के लोगों ने 15 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की और लोगों के बीच दहशत फैलाने का काम किया, जिसके बाद पुलिस ने इस गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया और उन्हें हथकड़ी लगाकर पूरे इलाके में घुमाया, जिससे लोगों के बीच उनकी दहशत खत्म की जा सके। उधर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हमला करने वालों को ललकारा। 2 दिन पहले कार सवार बदमाशों ने उन पर सहारनपुर के देवबंद में फायरिंग की थी, जिसमें वो घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 2 दिनों के इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी अस्पताल के बाहर मौजूद रहे। समर्थकों के बीच पहुंचने के बाद उन्होंने हमलावरों को ललकारा। गोली चलाने वालों को भी कहना चाहता हूं, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, गलत जगह पंगा ले रहे हैं। अस्पताल से निकलने के बाद चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें जानबूझकर उकसाने की कोशिश में जुटे हैं। गोली से, बंदूकों से नहीं डरता हूं, मैं संवैधानिक रास्ते से चलता हूं। हालांकि इससे पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिए जाने का भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, लेकिन जिलाधिकारी ने चंद्रशेखर से बात करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। इधर भीम आर्मी पार्टी 3 जुलाई को एक महापंचायत करने वाली है, जिसमें पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि उन पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए भीम आर्मी के लोग आंदोलन कर सकते हैं। और इसकी रणनीति 3 जुलाई को भीम आर्मी की होने वाली महापंचायत में बनेगी, जिसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी शामिल होंगे। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के देवबंद में उन पर हमला हुआ था, जिसमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी बात से उनकी पार्टी के नेताओं में नाराजगी है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद चंद्रशेखर ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए। इस बीच उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वहां आग उगलती गर्मी ने करीब 100 लोगों की जान ले ली। भीषण गर्मी की वजह से वहां कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
और जो लोग इस भीषण गर्मी के बीच बाहर निकले वो लू की चपेट में आने से बीमार पड़ गए। मेक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गर्मी की वजह से 2 हफ्तों में करीब 100 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर मौत लू लगने की वजह से हुई और 2/3 से ज्यादा मौतें 18 से 24 जून के बीच हुई। इतना ही नहीं, मेक्सिको के कई इलाकों में तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से कई स्कूल बंद करने पड़े। लेकिन लोगों को घरों में भी राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि गर्मी में बिजली की मांग बढ़ने की वजह से कई जगह बिजली भी काटी गई। इधर असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल ने वहां भूख हड़ताल शुरू कर दी। बताया गया कि उसने जेल प्रशासन पर खराब खाना दिए जाने का आरोप लगाया और जेल में फोन चलाने की सुविधा की मांग की। ये दावा जेल में अमृतपाल से मुलाकात के बाद उसकी पत्नी किरणदीप कौर ने किया। और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की पत्नी ने आरोप लगाया कि जेल में खराब खाना दिए जाने से उनके पति की सेहत बिगड़ सकती है। साथ ही फोन न देने से अमृतपाल की अपने परिवार और वकील से बात नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनका आरोप है कि केस लड़ने में मुश्किल आती है। इसके साथ ही किरणदीप कौर ने भी भूख हड़ताल शुरू करने की बात कही। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उधर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई कुरान के अपमान की घटना पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और दावा किया कि अगर रूस में यह घटना होती तो कुरान का अपमान करने वालों से वो सख्ती से निपटते। एक दिन पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने मस्जिद के बाहर कुरान का अपमान किया, जिसके बाद पुतिन को स्वीडन पर हमले का एक और मौका मिल गया और उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होकर स्वीडन के खिलाफ खड़े होने की अपील कर दी। स्वीडन पर पुतिन की ये नाराजगी नई नहीं है। जब से स्वीडन ने नेटो का सदस्य बनने की अर्जी लगाई है, वो पुतिन की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि फिनलैंड की तरह ही स्वीडन भी रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड पहले ही नेटो का सदस्य बन चुका है और अब अगर स्वीडन को भी नेटो की सदस्यता मिल गई तो रूस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस बीच इजरायल ने दावा किया कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और वहां से आतंकी साजिश रचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना की एक ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने उनके नागरिकों पर हमले की योजना बनाई थी, जिसे उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने नाकाम कर दिया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूसुफ शहबाजी के तौर पर हुई, जिसे उनके देश की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर गिरफ्तार किया। दावा किया गया कि वो आरोपी ईरान की IRGC के संपर्क में था और उसे साइप्रस में रह रहे इजरायल के लोगों पर आतंकी हमला करने का आदेश मिला, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अपने इस दावे के साथ इजराइल ने यह साफ नहीं किया कि उसकी गिरफ्तारी ईरान के किस इलाके से हुई है। वहीं इजरायल के इस दावे पर ईरान ने भी कोई सफाई नहीं दी। इधर दिल्ली सचिवालय में जलभराव के एक वीडियो पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेर लिया। उस वीडियो में दिल्ली सचिवालय के गेट से लेकर अंदर जाने वाले रास्ते पर पानी भरा नजर आया और उस पानी को पार करने के लिए लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। उस वीडियो में एक शख्स अपने जूते हाथ में लेकर पानी से होकर गुजरता दिखा, तो वहीं कई लोग पानी से बचने के लिए गेट से लटके नजर आए। इस वीडियो को दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट किया और अरविंद केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। दावा किया गया कि बारिश का पानी दिल्ली सचिवालय के परिसर में भर गया, जिससे न सिर्फ वहां पहुंचने वाले लोग बल्कि सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर अभिनेता कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा ने रिलीज के पहले दिन 9 करोड़ 35 लाख की कमाई की। कार्तिक आर्यन के करियर की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बताई गई, जो बकरीद की छुट्टी के दिन रिलीज हुई थी। छुट्टी के दिन रिलीज की वजह से फिल्म ने अच्छी कमाई की। इससे पहले 2022 में आई फिल्म भूल भुलैया 2 ने पहले दिन 14 करोड़ 11 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और 2020 में रिलीज हुई कार्तिक की फिल्म लव आजकल 2 ने भी 12 करोड़ 40 लाख के साथ शुरुआत की थी। फिर पुरानी राह पर आना पड़ेगा, फिर पुरानी राह पर आना पड़ेगा, उसको हिंदी में ही समझाना पड़ेगा। सौबात की एक बात कही अकेला ने, आईनो खुद को जरा मजबूत कर लो, पत्थरों से तुमको टकराना पड़ेगा। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का।